कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक बार पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। पब्लिक इंटरेस्ट में इसी जुनून के साथ खबरें लेकर आते हैं और उनका असर भी दिखता है और दिखने भी लगा है। नमस्कार, मैं हूं जोगविंदर पटियाल। 24 घंटे पहले इसी मंच से हमने पंजाब में इलीगल माइनिंग की खबर दिखाई थी। यह बताया था कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया जगदीश भोला की उस जमीन पर अवैध खनन हो रहा है जो ईडी ने जब्त कर रखी है। खबर चली और सूबे की सरकार हिली, खनन मंत्री बदल गया और बड़ी जांच का ऑर्डर भी आ गया। कॉलिंग कार्ड में पब्लिक इंटरेस्ट की खबर के असर की पूरी कहानी। आपसे वादा किया था ना, सरकार चाहे कोई भी हो, सूबा चाहे कोई भी हो, जहां अवैध खनन होगा वहां एबीपी न्यूज का कैमरा पहुंचेगा। बिहार और पंजाब के बाद यूपी में हमारे रिपोर्टरों ने पड़ताल की है। कितने जिलों में अवैध खनन हो रहा है यूपी में, सरकारी मशीनरी कितनी एक्टिव है, अवैध खनन से यूपी को कितना नुकसान हो रहा है। आज एक्सक्लूसिव में फुल इन्वेस्टिगेशन होगी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के भक्तों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब संकरी गलियों से होते हुए उन्हें दर्शन करने नहीं जाना पड़ेगा। ये कल की बात हुई। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, नए कॉरिडोर को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इससे दुकानदारों का क्या होगा, भीड़ कैसे व्यवस्थित होगी। पब्लिक प्लेटफॉर्म में वृंदावन से ग्राउंड रिपोर्ट। आपने बुर्ज खलीफा के बारे में तो सुना ही होगा। दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ऑफिस कौन सा है, कहां है? आज पब्लिक प्लेटफॉर्म में आपको यह बताना है और दिखाना भी, क्योंकि यह हमारे देश में है। सियासत की दुनिया में आज काफी हलचल रही। रैपिड राउंड में राजस्थान चुनाव से लेकर देश दुनिया की बड़ी खबरें देख लीजिए, फिर बताएंगे पंजाब के किस मंत्री का कैसे घटा कद। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने बड़ा झटका दिया है। एजेंसी ने एक्शन लेते हुए यंग इंडियन और एजेएल की संपत्ति कुर्की है। इसमें एजेएल की 661 करोड़ तो यंग इंडियन की 90 करोड़ की संपत्ति शामिल है। कुल 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। इस कंपनी में सोनिया राहुल की हिस्सेदारी 76% है। ईडी लंबे वक्त से मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही थी। इस मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ भी की थी। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्त 2022 में दिल्ली के हेराल्ड बिल्डिंग स्थित यंग इंडियन के ऑफिस को सील कर दिया था। मिशन राजस्थान में जुटे पीएम मोदी ने आज गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। करौली में पीएम ने कहा, जब से राज्य में कांग्रेस सरकार बनी है तभी से दंगे हुए। कांग्रेस ने पूर और करौली को दंगों की आग में झोंक दिया। पीएम मोदी ने कोटा में भी जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने कहा, पेपर की लूट से जिसने लॉकर भरा वो लॉकर जल टूटेगा। ऐसा कोई पेपर नहीं जो कांग्रेस ने बेचा नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज प्रचार के लिए राजस्थान के बाड़मेर में थे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम को अपशब्द कह डाले, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल से माफी की मांग की। राहुल गांधी ने जिस शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया है वो अशोभनीय है, अमर्यादित है। राहुल गांधी माफी मांगे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे वरुण ने सरकार की योजनाओं पर शायराना अंदाज में निशाना साधा। तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी मिला आटा दाल चना। वरुण गांधी ने केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने उद्योगपतियों पर तंज के बहाने केंद्र सरकार को व्यवसायी करने वाली सरकार बताया। वरुण गांधी ने कहा, सरकार नौकरी न देकर पैसे बचाना चाहती है। कि जो पैसे बचेंगे वो फिर चुनाव में आटा दाल और चना बांटने में खर्च किए जाएंगे। दिल्ली की तरह बड़ा किसान आंदोलन करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर हुंकार भरी है। किसान 26 नवंबर से 28 नवंबर तक पंचकुला में इकट्ठा होंगे और फिर देशव्यापी आंदोलन का खाका तैयार किया जाएगा। 28 नवंबर को घेरो चंडीगढ़ आंदोलन के तहत पंजाब के गवर्नर को ज्ञापन भी दिया जाएगा। किसानों ने सभी फसलों पर एमएसपी कानून की गारंटी मांगी है। साथ ही बेरोजगारों को नौकरी और न्यूनतम वेतन 26,000 रूपए करने की मांग उठाई है।
दिल्ली एनसीआर की जहरीली आबो हवा को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान पंजाब के वकील से पूछा कि खेतों में जलाई जा रही पराली का क्या हुआ। इसके जवाब में वकील ने कहा कि सरकार ने कदम उठाए हैं। हमारा सुझाव है कि केंद्र और सभी राज्य मिलकर काम करें ताकि अगले मौसम में ये स्थिति न बने। अगले मौसम की बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि समाधान के लिए अगले मौसम का इंतजार नहीं कर सकती। कोर्ट ने खुद निगरानी करने की बात भी कही। कोर्ट ने 2 करोड़ के जुर्माने की वसूली के बारे में भी जानकारी मांगी। साथ ही जज ने कहा यूपी और हरियाणा सरकार किसानों को मशीन किराए पर उपलब्ध करवा रही है, पंजाब को भी ऐसा करना चाहिए। रैपिड रेल के लिए फंड नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट से भरपाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते का समय भी दिया है। अगर पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया तो दिल्ली सरकार का विज्ञापन बजट जब्त कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार पर 565 करोड़ रुपए बकाया है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने इससे पहले भी इस मसले पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। जुलाई में हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि वो अपने प्रचार के लिए कितना खर्च करती है। तभी कोर्ट ने विज्ञापन बजट को जब्त करने की चेतावनी दी थी। वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद पीएम मोदी ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे, जिसका वीडियो आज रिलीज किया गया। मुस्कुराइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। ड्रेसिंग रूम में पीएम मोदी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का हाथ थामते हुए कहा कि आप यहां तक 10 मैच जीतकर पहुंचे। आप लोग पूरा 10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। पीएम मोदी ने मोहम्मद शमी को गले लगाते हुए उनकी जमकर तारीफ की। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। मोदी ने टीम के कोच राहुल द्रविड़ का भी हालचाल जाना। कहाँ राहुल, कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक कर भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की। उसके बाद उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भी दिया। मंदिरों में जमा सोना चांदी के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस की हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में 40 साल पुराने नियम को बदल दिया गया है। दरअसल हिमाचल के अलग अलग मंदिरों में कुल मिलाकर 600 किलो से ज्यादा सोना और 235 क्विंटल चांदी जमा है, लेकिन इसका इस्तेमाल मंदिर के विकास के लिए नहीं हो पा रहा। सरकार ने हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्त नियम 1984 में संशोधन किया है। संशोधन के बाद मंदिर ट्रस्ट को ही फैसला लेना है कि उन्हें इस सोने और चांदी का क्या करना है। हिमाचल में सरकारी अधिग्रहण में कुल 32 मंदिर हैं। इन मंदिरों में चिंतपूर्णी मंदिर ऊना और श्री नैना देवी जी मंदिर बिलासपुर में ही 200 किलो से ज्यादा का सोना जमा है। हरियाणा में सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करने वालों पर खट्टर सरकार सख्त हो गई है। शीतकालीन सत्र में हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 पेश किया जा सकता है। विधेयक पारित होने के बाद शव के साथ प्रदर्शन करने वालों को 1 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में जानकारी मांगी है। विधेयक के मुताबिक विरोध प्रदर्शन करने की स्थिति में परिजनों को शव का पहले अंतिम संस्कार करना होगा। परिवार के साथ साथ अगर कोई संगठन या फिर परिवार से बाहर के लोग भी अगर शव के साथ प्रदर्शन करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। अगर परिजन शव नहीं लेते और विरोध प्रदर्शन पर अड़े रहते हैं तो फिर 12 घंटे के अंदर अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। लखनऊ में एएसपी श्वेता श्रीवास्तव के इकलौते बेटे की सड़क हादसे में दुखद मौत हो गई। 10 साल का नौमिश स्केटिंग प्रैक्टिस करने के बाद घर लौट रहा था, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसा जनेश्वर मिश्र पार्क के पास हुआ। हादसे के बाद नौमिश को राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। नौमिश की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, डीजी ट्रेनिंग रेणुका मिश्रा, पुलिस कमिश्नर एसबी शिरडकर, एडीजी एटीएस नवीन अरोड़ा समेत कई अफसर एएसपी के घर शोक जताने पहुंचे। पुलिस ने आरोपी सार्थक सिंह और देवश्री वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एसयूवी गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। पब्लिक इंटरेस्ट में अवैध खनन माफिया की देशव्यापी मुहिम में आज पड़ताल सियासी तौर पर सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में होगी, लेकिन हमारे कल के खुलासे पर पंजाब में बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। पहले उसकी जानकारी देते हैं। 6000 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट के सरगना जगदीश भोला की जमीन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त की थी और खनन माफिया कई दिनों से वहां पर अवैध खनन कर रहा था। पंजाब के अनंतपुर साहिब की यह खबर थी। कल रात पब्लिक इंटरेस्ट में हमने आपको यह खबर दिखाई। हम ये दिखाना चाहते थे कि इतनी बड़ी एजेंसी की अटैच की गई जमीन भी खनन माफिया से बच नहीं पाई है। ना सरकार को पता था और ना ही ईडी को। पब्लिक इंटरेस्ट में यह खबर दिखाए जाने के बाद आज पंजाब सरकार में जबरदस्त हलचल रही। खबर का असर यह हुआ है कि खनन मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर से खनन मंत्रालय छीन लिया गया। उनकी जगह कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा को खनन मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। यह बड़ा एक्शन हुआ पहला। दूसरा एक्शन क्या हुआ? दूसरा एक्शन यह हुआ, पंजाब सरकार ने एबीपी न्यूज की खबर का हवाला देते हुए माइनिंग विभाग के निदेशक और रोपड़ जिला के एसएसपी को ईडी की जमीन पर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जांच करके सख्त कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है।
ये दो बड़े एक्शन आज देखने को मिले। वो लेटर मेरे हाथ में है जिसमें साफ लिखा है, डायरेक्टर माइनिंग और एसएसपी रोपड़ को ये लेटर मार्क हुई है, जिसमें लिखा है, ऑन 20th November ABP न्यूज चैनल हैज रन अ डिटेल्ड स्टोरी ऑन alleged illegal mining going on the land attached by ED Anandpur Sahab. The link of the news is also attached. You are directed to immediately inquire into the matter and take prompt action. जी हाँ, ये एबीपी न्यूज की कैंपेन का असर है कि किस तरह अब सरकार हरकत में आई है और एक जांच ऑर्डर हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है, इस जांच में कुछ कॉन्क्रीट होता है या सिर्फ कवर अप। इसी तरह का अंदेशा आज पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं ने भी जताया। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलीगल माइनिंग का मुद्दा उठाया। दूसरी तरफ अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने भी केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। दोनों ने इलीगल माइनिंग के लिए मसले की पूरी जांच सीबीआई को सौंपने की मांग उठाई। तुम फेल हो, तुमने इलीगल माइनिंग को कर्टेल नहीं किया। ये सरकार की सरपरस्ती में चल रहा है। ये कोई पिन तो है नहीं कि जेब में डाल के चल दिए। हजारों टिप्पर जा रहे हैं, पहाड़ों को खोद के साफ कर दिया। उसके बाद जमीन से 30 फुट नीचे चले गए, इतना नीचे चले गए कि जमीन का पानी बाहर आ गया। जो ये कह के आए थे कि हम माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाएं, हम शराब की कॉर्पोरेशन, शराब की चोरी तो पकड़ी गई, अब दर दर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं। हाँ? ये उससे भी बड़ी चोरी, बहुत सी सरकारें माइनिंग पे गिरी। 40-40 फुट के गड्ढे हो गए हैं। ईडी अटैच प्रॉपर्टीज में काम अब शुरू हो गया है। बॉर्डर को कॉम्प्रोमाइज करा जा रहा है। ये पैसे आम आदमी पार्टी अपनी इलेक्शन फंडिंग के लिए, चाहे वो गुजरात था, चाहे वो हिमाचल था, चाहे वो आज वो 5 स्टेट चल रहे हैं, ये इनके लिए एक सोर्स ऑफ फंडिंग बन गया। सारे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में ये इलीगल माइनिंग बड़े पद्धर पे हो रही है। और मेरे पास ये खबर है कि ये जो रोपड़ एरिया में ये जो एसएसपी साहब बदले गए हैं, ये 30-30 लाख 20-20 लाख रुपए एक दिन की इनको कलेक्शन हो रही थी। आज इनकी इंक्वायरी हो जाए, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं दावे से। जब इंक्वायरी होगी इतना कुछ सामने आएगा और ये तार सीधे ऊपर तक जुड़ी होंगी, आपके सामने आ जाए। हमारे पंजाब ब्यूरो से असीम बस्सी और सचिन कुमार ने यह ग्राउंड रिपोर्ट की थी। बहुत शानदार काम था दोनों का। मकसद कोई एक राज्य या एक सरकार नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने देशव्यापी मुहिम शुरू की है खनन माफिया के खिलाफ। एक एक करके सभी राज्यों में इसकी पड़ताल होगी और हम सरकारों से ये उम्मीद करते हैं कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में उनको रिपोर्ट सही लगे तो खनन माफिया के खिलाफ उसी तरह से सख्त कार्रवाई करें जैसे पंजाब में हुई है। पूर्वांचल के बुंदेलखंड में अवैध खनन का गोरख धंधा यमुना को चीरकर कौन सरकार का खजाना लूट रहा है। जालौन में ऑपरेशन पीला सोना, कैमरे का सच पूरा हम आपके सामने दिखाएंगे। पंजाब के बाद अब प्रदेश में अवैध खनन की वो एक्सक्लूसिव पड़ताल आपको दिखानी है। यूपी का पूर्वांचल हो या फिर बुंदेलखंड, जहां रेत माफिया का चक्का चला वहां हमारा कैमरा खुला और रिपोर्टर भी वहीं चला। सिस्टम की नाक के नीचे यूपी में खनन माफिया कितना एक्टिव है। नदियों का पेट चीरकर, नियमों की धज्जियां उड़ाकर कहां कहां खनन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। किसानों की खेती वाली जमीन पर माफिया के कहां ट्रक दौड़ाए और तमाम शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आज योगी सरकार को हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, तभी उन्हें पता चलेगा कि जो विभाग उनके पास है ग्राउंड पर उसकी असलियत क्या है, उनके अफसर काम कैसा कर रहे हैं। वो जबरदस्ती हम लोगों की जमीन पे मिट्टी और पत्थर गिट्टी सब डाल के रोड बनाया उन्होंने। बहुत शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं है, केवल पैसा के बल पर सब काम हो रहा है सर। 3-3 4-4 बार वहाँ रापट गट गई जा, कोई हमन का सुनवाई नहीं होती। यूपी के सोनभद्र का खेउंदा गांव, कोई यहाँ धान उगा रहा था तो कोई सरसों, मगर अवैध खनन करने वालों ने किसानों की जमीन पर ही कब्जा कर लिया। खेतों को काटकर बीचों बीच
रास्ता तैयार कर दिया। अब यहाँ से खनन माफिया के रेत से भरे हुए ट्रक गुजरते हैं। इनका डर ऐसा है कि कोई रोकने की हिम्मत नहीं करता। वो ज़बरदस्ती हम लोगों की ज़मीन पे, ना तो उनके साथ हमारा कोई एग्रीमेंट है ना तो कुछ है, इसके बाद भी जो है कि वो ज़बरदस्ती मिट्टी और पत्थर गिट्टी सब डाल के रोड बनाया है उन्होंने। और हम लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया और एसडीएम साहब के पास भी गए थे और इसके बाद जो है कि डीएम साहब के पास भी लिखित 2 बार हम लोग दे चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। और इस प्रशासन सबको लिख के दे चुके हैं, आपकी जमीन है उस पर खनन माफिया गलत तरीके से ट्रक निकाल रहा है, कोई बोल नहीं रहा। जी कोई नहीं बोल रहा। जगह कहाँ है यहाँ पर? यही है हमारा, इसी प्लॉट पे जहाँ मैं खड़ा हूँ ये आपका है? ये हमारा है, हमारा जोता बोआसा है। इसमें धान बोए थे, उसके बाद सरसों बोए थे। तो फसल कहाँ गई सब आपकी? अब काट के वो बोए के सरसों लगौले है, यहाँ बोले रही कुल उधीन दे लेन जाता। अब का करिए, हर के छूटल बात। अब हम कहते कि हमारे हिस्सा बढ़ जाये तब है हम जोतब बोई। फिर तो ये आपकी जगह है, इस पे बिना आपकी अनुमति के सड़क बना दी गई, आपकी खेती बर्बाद कर दी गई। दयाशंकर सिंह हो या फिर पाल सिंह, सबका दुख दर्द एक सा है। जब आंखों के सामने खेती वाली जमीन पर कब्जा हो जाए तो पेट कैसे भरेगा, घर कैसे चलेगा। सवाल ये भी है कि क्या सोनभद्र में खनन माफिया बेलगाम है? जिला प्रशासन ने आखिर किया क्या? लोगों ने शिकायत किया, फिर क्या हुआ? बहुत शिकायत किए, कोई सुनवाई नहीं है। केवल पैसा के बल पर सब काम हो रहा है सर। लेखपाल पटवारी सब ले दे के फरार हैं एकदम। हाँ, ये पैसा के बल पर काम। ये अवैध खनन करके ले जा रहा है, सामने ट्रक गुजर रहा, देखिए ये अवैध खनन करके ले जा रहा है। इसको देखने कोई नहीं आता? नहीं आता है सर, कोई नहीं देखने आता। आते हैं तो पैसा लेकर चले जाते हैं जी। हाँ, तो हमन का कोई सुनवाई नहीं हो, तो हमन 3-3 4-4 बार वहाँ रापट गज गईली जा, कोई हमन का सुनवाई नहीं हो तो बरा गईली जा। खनन माफिया की घुसपैठ सिर्फ खेती वाली जमीन पर ही नहीं बल्कि नदियों के अंदर तक हो चुकी है। नियम है कि नदी किनारे सिर्फ 3 फीट तक खनन हो सकता है। हैवी मशीन और पंपिंग सेट लगाने की इजाजत नहीं है, मगर यहाँ तो नदियों का पेट चीरने वाली इलीगल माइनिंग हो रही है, वो भी 50-50 फीट अंदर तक। यहाँ पर जो बोट लगाई गई उसके जरिए काफ़ी गहराई तक आप देख सकते हैं, साफ तौर पर जो बालू है उसका खनन किया जा रहा है जो नियमानुसार अवैध है। और लगातार एक के बाद एक कतार लगी है यहाँ पर ट्रकों की। पोकलैंड मशीन इस बालू को या खनन सामग्री को अंदर से निकालती है और उसके बाद सीधे पोकलैंड मशीन पर लोड करके इनको आगे भेज दिया जाता है। पहले नदी के तट पे ये पट्टा दिया जाता था, लेकिन अब नदी के पेट में पट्टा दिया जाता है, जिसके वजह से इनको रास्ते के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि नदी के मुख्य धारा बांध के और इसको नदी की मुख्य धारा बांध के इसमें बालू निकालने के लिए कोई अनुमति दी जाती है। इसके लिए न कोई एनओसी होता है पर्यावरण से, न कुछ भी होता है। सोनभद्र यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। खनिज संपदा के मामले में काफी आगे। यहाँ रेत, पत्थर और कोयले का खनन होता है। सोन नदी के अलावा रेहरू और कन्हर नदी भी है। हमारे संवाददाता रेहरू नदी पर भी पहुंचे। यहाँ भी धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा था। जो पोकलैंड मशीनें होंगी वो नदी के बीच में काम नहीं करेंगी, लेकिन दूर देखिए वो पोकलैंड मशीन जो चल रही है वो नदी के बीच में खनन कर रही है। तो इस तरह से यहाँ लगातार अवैध खनन जारी है। सरकारी आंकड़ों में तो सारी स्थितियाँ बेहतर हैं, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल खनन जो है वो नियमानुसार तरीके से किया जा रहा है, लेकिन असल स्थिति ये है कि यहाँ पर चारों ओर हर तरफ जहाँ भी देखा जाए वहाँ अवैध खनन लगातार किया जा रहा है और जिसको रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस ये पूरी तरह नाकाम है। यूपी में खनन में अरबों रुपए का राजस्व सरकारी खजाने को मिलता है, मगर कड़वी हकीकत ये है कि इससे कई गुना ज्यादा अवैध खनन में डूब जाता है। फिर चाहे वो बालू का हो या फिर पत्थर का। इसी जगह से थोड़ा आगे पत्थर भी तोड़े जा रहे थे। जैसे रेत खोदने में नियम है, वैसे ही इसकी भी निश्चित सीमा है, मगर खनन माफिया इसकी परवाह करता कहाँ है। अगर खनन विभाग की बात करें तो नियम के हिसाब से तलहटी तक होती है, लेकिन ये तलहटी के नीचे ही खोदे चले जा रहे हैं। जितनी ऊंची पहाड़ी होती है उतने नीचे भी गहराई में खोद देते हैं, जिससे यहाँ पे झील की तरह बन जाते हैं और पहाड़ियाँ जो है गगनचुंबी इमारत की तरह दिखती है। तो अभी जहाँ हम लोग आ रहे थे जिस रास्ते से गुजर के हमने देखा था कई सारी झीलें बन गई हैं। तो ये झीलें जब बन जाएंगी तो ये इलाका तो पूरी तरह तबाह हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से एनजीटी और पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन है, और जिस तरह से यहाँ पे झील और गहरे गड्ढे बन गए हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे एक कहा जाए कि आने वाला समय एकदम समुद्र हो जाएगा। खनन और विवाद
इन दोनों का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है, सरकार भले कोई भी रही हो। खनन माफिया हमेशा से इस धंधे में अपना एक छत्र राज चलाने पर आमादा रहता है और अवैध खनन का ये साम्राज्य हमारे कैमरे में दिखाई भी दे रहा है। यूपी में खनन विभाग और भ्रष्टाचार का पुराना नाता है। समाजवादी पार्टी में गायत्री प्रजापति खनन मंत्री थे, अब जेल में है। रेप के मामले के साथ साथ खनन घोटाले को लेकर ईडी और इनकम टैक्स विभाग की जांच चल रही है उनके खिलाफ। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में अर्चना पांडे के पास खनन विभाग का जिम्मा था। मंत्री के निजी सचिव पर भी रेत माफिया से सांठगांठ के इल्जाम लगे। अब ये विभाग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है और इसकी वजह शायद पुराने मंत्रियों पर लगे आरोपी हैं कि सीएम ने यह महकमा अपने पास रख लिया। सरकार का दावा है कि अवैध खनन माफिया पर सख्ती हुई है, लेकिन सच क्या है? यूपी की किन नदियों में अवैध खनन होता है? पूरे प्रदेश में 20 नदियों के किनारे अवैध खनन रेत निकाली जाती है। अब ये कौन कौन सी नदियां, इस पे गौर कीजिए। गंगा, यमुना, हिंडन, चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये वो नदियां हैं जिनके किनारे इलीगल माइनिंग होती है। साल 2022-23 में 6,762 लाख क्यूबिक मीटर खनन हुआ यहां पर, थोड़ा नहीं होता ये। यूपी सरकार को इससे 3,367 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला, मगर यूपी में अवैध खनन का कारोबार 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का है, यानी राजस्व को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगता है। अकेले एनसीआर रीजन की अगर बात करें तो ये धंधा करीब 22,000 करोड़ का है। एनसीआर मतलब दिल्ली से बगल में सटे हुए जो यूपी के इलाके हैं। अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक अवैध खनन से जुड़ी घटनाओं में कितने लोग मरे? 46। 2012 से 2014 के बीच 4,000 करोड़ के खनन घोटाले का सीबीआई ने खुलासा किया। वैसे यूपी में आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल ने सैंड माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। अभी तक अवैध खनन वालों को 500 करोड़ की चोट पहुंचा चुकी हैं, लेकिन शायद ये नाकाफी है क्योंकि अवैध खनन का गोरख धंधा बहुत बड़ा है। योगी जी, हमने लोगों की बात आपको सुना दी, सूबे में अवैध खनन की तस्वीरें भी आपको दिखा दी। तय आपको करना है। कानून व्यवस्था और गुंडों को आप सीधा कर सकते हैं। डॉन या माफिया पर आपका बुलडोजर चल सकता है, तो खनन माफिया के चक्के कैसे जाम करने हैं हमें ये आपको समझाने की जरूरत नहीं। हाँ, हम नजर जरूर रखेंगे कि हमारी इस पड़ताल के बाद आपने या आपके तंत्र ने किया क्या, क्योंकि सवाल प्रदेश के वजूद का है, पर्यावरण के वजूद का है और आपके वजूद का भी है। खबर भगवान कृष्ण की धरती, वहां जहां इन्होंने रासलीला रचाई थी, मतलब मथुरा, वृंदावन। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार के गलियारा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर ही वृंदावन में भी 5 एकड़ के दायरे में कॉरिडोर बनेगा। इसकी जरूरत श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए महसूस की गई थी। खासकर जन्माष्टमी के मौके पर यहां 10 से 15 लाख श्रद्धालु जुड़ते हैं। सरकार के गलियारा प्रोजेक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट का रास्ता साफ कर दिया है। राजधानी दिल्ली से 177 किलोमीटर दूर मथुरा का बांके बिहारी मंदिर। वृंदावन की कुंज गलियों में भक्तों की बेहिसाब भीड़। मौका त्योहार का हो तो यहाँ तिल धरने की जगह नहीं मिलती, लेकिन आम दिनों में भी यहाँ लाखों की संख्या में बांके बिहारी के दर्शन करने श्रद्धालु पहुँचते हैं। आम दिनों में तकरीबन 1 लाख के करीब भक्त यहाँ पहुँचते हैं और जहाँ तक सप्ताह अंत की बात हो, शनिवार रविवार को ये आंकड़ा 2 से 3 गुना हो जाता है और किसी खास मौके पे यहाँ 4 से 5 लाख तक के भक्त पहुँचते हैं। और इन पतली गलियों से ये तमाम लोग यहाँ बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और ऐसा पहले भी हुआ है, आज से कुछ दिन पहले, कि इस भीड़ में भगदड़ मचने से कुछ भक्तों का दम घुटा। भक्तों को होने वाली इसी दिक्कत के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर के आसपास गलियारा बनाने की योजना तैयार की, लेकिन गोस्वामी समाज को यह मंजूर न था।
क्योंकि उन्हें लगा कॉरिडोर बनने से मंदिर परिसर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मंदिर के पैसे से किसी भी तरह का हाथ लगाने का मना कर दिया गया है कि सरकार किसी तरह से मंदिर के पैसे को इस्तेमाल नहीं करेगी। अगर फिर भी कॉरिडोर बनाना चाहे तो अपने पैसे से बनाए। ठाकुर जी की कुंज गलियां सारी नष्ट हो जाएंगी और ठाकुर जी को हमारे को कुंज बिहारी कहा जाता है। अगर हमारे ठाकुर जी की कुंज गलियां नहीं रहेंगे तो क्या ठाकुर जी को कॉरिडोर बिहारी बनाएंगे? अगर हमारी कुंज गलियां नहीं रहेंगी तो ब्रज को किस तरह से देखेगा फिर आदमी? आने वाली पीढ़ियां हमारी जो हैं वो ब्रज को किस तरह से देखेंगी? चौड़ी चौड़ी रोड, हाईवेज, ये तो बिल्कुल गलत है, ब्रज के स्वरूप में ही नहीं है। गोस्वामी समाज की दलीलों से हाईकोर्ट सहमत नहीं हुआ। उसका प्रमाण हाईकोर्ट के आदेश की ये कॉपी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि बांके बिहारी मंदिर का गलियारा तो बनेगा। ये बहुत अच्छा फैसला दिया है माननीय हाईकोर्ट ने, जिसमें सभी पक्षों की सुविधा का ध्यान रखते हुए इसमें किसी का कोई अहित नहीं हो रहा। कैसे विस्थापित करेगी, कैसे भूमि का कैसे करेगी व्यवस्था, किसका अतिक्रमण है, कैसे हटाएगी, जिन्होंने अतिक्रमण करने किया हुआ है वो जानेंगे या शासन जानेगा। गलियारा प्रोजेक्ट से दिक्कत गोस्वामी समाज के अलावा उन पंडे और पुरोहितों को भी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर के आसपास की दुकानों के मालिक हैं। अब सवाल है, गलियारा बनेगा तो कितनी दुकानें हटेंगी और कितने निर्माण दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे। बांके बिहारी मंदिर से सटी करीब 280 दुकानें हैं और 300 के आसपास घर। खासकर जुगलघाट और विद्यापीठ चौक पर सबसे ज्यादा दुकानें हैं। कॉरिडोर बनेगा तो दुकानदार तो कहाँ जाएंगे? दुकान तो हटेंगे। कह रहे कुंज गलियां रहनी चाहिए। कुंज गली तो खत्म ही हो जाएंगी। कॉरिडोर बनाने से सबका ही नुकसान है। कितने लोगों का नुकसान होगा, कितने बेरोजगार होंगे। कॉरिडोर बनते ही भक्तों को कैसी सुविधाएं मिलेंगी, प्रस्तावित कॉरिडोर कैसा होगा, कितने हिस्सों में बनेगा, इसकी पूरी डिटेल्स आपको देते हैं। कॉरिडोर 2 हिस्सों में बनेगा। निचला हिस्सा 11,300 वर्ग मीटर का होगा, ऊपरी हिस्सा 10,600 वर्ग मीटर में बनेगा। प्रस्तावित गलियारा 5.5 एकड़ जमीन पर बनेगा। इस पर तकरीबन 500 करोड़ रुपए खर्च होगा। कॉरिडोर बनने के बाद एक बार में 10,000 श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन कर सकेंगे एक साथ। कॉरिडोर के लिए दुकानों और मकानों को हटाया जाएगा, इन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का प्लान है। प्रस्तावित कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के लिए 1800 वर्ग मीटर का वेटिंग रूम बनेगा। ऊपरी गलियारा 800 वर्ग मीटर लंबा होगा। परिक्रमा क्षेत्र 900 वर्ग मीटर का होगा। वीआईपी रूम 250 वर्ग मीटर में बनाए जाएंगे। जाहिर है, कॉरिडोर बनेगा तो पर्यटन भी बढ़ेगा और सरकार की कमाई भी। मेगा गलियारा बने हम भी चाहते हैं, लेकिन सरकारों से गुजारिश है कि किसी का हक ना मरे, इसका ध्यान रखें। ड्रीम, डायमंड और डेस्टिनेशन, इन तीनों का पता अब गुजरात का सूरत होगा। दुनिया भर के हीरा कारोबारियों के लिए बड़ा डेस्टिनेशन बनने वाला है सूरत। पीएम नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का देश भर के हीरा कारोबारियों को बहुत फायदा मिलेगा, इसीलिए जबरदस्त रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। यानी डायमंड बोर्स से गुजरात की सूरत अब और चमकने वाली है। पंद्रह माले की चमचमाती आलीशान बिल्डिंग, 81 मीटर ऊंची ये इमारत सूरत का डायमंड बोर्स है। इसमें हाईटेक दफ्तर हैं, 5 स्टार गलियारे हैं, शानदार एलईडी स्क्रीन्स हैं, जिन पर बेशकीमती हीरों की नुमाइश हो रही है। मंगलवार को हाथों में बहुमूल्य हीरे जवाहरात से जड़ा कलश लेकर सूरत और मुंबई के कारोबारी यहां पहुंचे। भगवान गणेश की पूजा की और साथ ही हीरा कारोबार का श्री गणेश भी किया। 6 साल की मेहनत के बाद सूरत डायमंड बुर्स आज कार्यरत होने जा रहा है। आज सूरत डायमंड बुर्स के अंदर 135 ऑफिस अपना कारोबार सूरत डायमंड बुर्स से स्टार्ट करने वाले हैं। सूरत और मुंबई के 983 हीरा कारोबारियों ने इस इमारत में अपने दफ्तर खोले हैं। एक और खास बात, इस मेगा प्रोजेक्ट ने मुंबई के हीरा कारोबारियों के लिए नए विकल्प खोले हैं। सूरत डायमंड बोर्स की भव्यता देखकर कई हीरा कारोबारी तो मुंबई से सूरत शिफ्ट हो गए हैं।
अभी यहाँ सूरत में हम लोग आए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, और ये जो इतना बड़ा बुर्ज जो बना है, ऐसा लग रहा है कि ये अभी तक का सबसे बड़ा बुर्ज है। और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग आए और देखें कि किस हिसाब से ये बनाया गया है। मुंबई के हीरा कारोबारी ऐसे ही सूरत के मुरीद नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोसेसिंग सेंटर सूरत में ही है। अब सूरत डायमंड बोर्स हीरे के कारोबार का सबसे बड़ा हब होगा। डायमंड बोर्स तो ये वर्ल्ड क्लास है। मैंने इतनी अच्छी किसी भी इंडस्ट्रीज की प्रेमाइसिस नहीं देखी है। यहाँ हमको रिजनेबल माल भी मिल सकता है, मैन्युफैक्चरर के साथ सीधा कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्राइस से हम कॉम्पीट कर सकते हैं। डायमंड इंडस्ट्री में कटिंग और पॉलिश यानी हीरों को तलाशने के काम में भारत का नाम है। दुनिया भर की ज्वेलरी में जड़े 90% से ज्यादा हीरे भारत में ही प्रोसेस होते हैं। डायमंड इंडस्ट्री से 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है। सूरत डायमंड बोर्स में और भी खूबियां हैं जो इसे दुनिया में नायाब बनाती हैं। इसकी गवाह ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सूरत डायमंड बोर्स की है। दुनिया में सबसे बड़े और भव्य दफ्तर का कीर्तिमान बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पेंटागन के नाम था, वही पेंटागन जो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है। सूरत डायमंड बोर्स का एरिया पेंटागन की तुलना में करीब 40,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा है। ऊंचाई 3 गुना से भी ज्यादा है और मंजिलों की संख्या भी 2 गुना से ज्यादा। बड़ा फर्क ये है कि पेंटागन भवन 80 साल पुराना है। देखी शानदार बिल्डिंग। अब वक्त हो गया आपके शानदार कमेंट्स का, जल्दी से देख लेते हैं। ये लिखते हैं नारायण सिंह जी, लिखते हैं देश में पाखंडवाद को लेकर आपकी टिप्पणी बहुत सराहनीय है। ये शायद जो ज्योतिष को लेकर हमने क्रिकेट मैच को लेकर किया था उस पर कमेंट किया है इन्होंने। आगे दिखाएं। रविंद्रा क्या लिखते हैं, पाखंड की दुकान बंद होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बंद होनी चाहिए। आप लोग ही करेंगे इसे बंद भी। संत सिंह क्या लिखते हैं, सब पाखंड है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म ही पूजा है। बिल्कुल कर्म ही पूजा है। आप भी कर्म कीजिए। हमने भी अभी पब्लिक इंटरेस्ट में जो कर्म किया आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा पब्लिक कमेंट्स के जरिए। अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। कल रात आपसे फिर 9 बजे मुलाकात होगी पब्लिक इंटरेस्ट में, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। शुभ रात्रि।